बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हम लेक्चर में वही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को फर्दर प्रोसीड करेंगे हम। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को फॉर्मली डिफाइन किया था और हमने ये देखा था कि इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, या ये कह लें कि इसकी डेफिनेशन का मतलब यही है कि ये फाइंड क्या करती है। देन फिर हमने उसके कुछ स्टेप्स देखे थे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं। और फिर हमने जो है कुछ एग्जाम्पल सॉल्व की थी। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 था। आज के लेक्चर में हम उसी को थोड़ा फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम जो पर्टिकुलरली बात करेंगे आज वो ऐसे मतलब हमने जो लाइन इंटीग्रल पढ़ा था वो किसी कर्व के अलॉन्ग होता है। वो हमने ये बात भी की थी कि ये कर्व माइट बी एनी कर्व। तो इधर हम जो पर्टिकुलरली आज जो बात करेंगे वो कर्व जो हमारे पास पर्टिकुलरली जो कर्व है वो क्लोज कर्व होगा। तो हम उस तरह के इंटीग्रल्स की बात करेंगे। मैं बिफोर इसमें कुछ जो चीजें लिखी हैं वो डिफाइन करने से पहले एक चीज थोड़ी नोटेशन के हवाले से बता दूं कि आप जब भी लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज कर्व के अलोंग निकालते हैं तो उसकी नोटेशन जो यूजुअली यूज की जाती है, चाहे वो रियल एनालिसिस के अंदर आप इंटीग्रल पढ़ रहे हो या कॉम्प्लेक्स में, तो लाइन जब इंटीग्रल या कर्व इंटीग्रल आप जब किसी क्लोज कर्व का लॉन्ग निकालते हैं तो उसके लिए हम इंटीग्रल साइन के ऊपर एक सर्कल बना देते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट के यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोज कर्व। उस इंटीग्रल की बात करें, इसलिए हम पर्टिकुलरली ये बात डिस्टिंग्विश करने के लिए ये बता देते कि भाई क्लोज कर्व की यहाँ पे बात होगी। तो एनीवे मैं अब कुछ टॉपिक की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारे पास कुछ चीजें जो पुरानी थी, जैसे लेक्चर नंबर 5 में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कनेक्टेड डोमेन की। तो ये लेक्चर 5 आप लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय कनेक्टेड डोमेन। और जो लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको डिफरेंट रीजन्स बनाने सिखाए थे, वो भी आपको आना चाहिए। और लेक्चर 5 की कुछ डेफिनेशन, स्पेशली कनेक्टेड डोमेन की जो डेफिनेशन है, वो आप लोग को आनी चाहिए। तो जिन लोग को उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है तो उनको एडवाइस मेरी ये है कि पहले वो लेक्चर देख लें, देन देन ये वाले लेक्चर को आप देखें। सबसे पहले सिंपल क्लोज कर्व। देखिए, कोई भी क्लोज कर्व तो आप समझते हैं कि जिस पॉइंट पे बात स्टार्ट होती है वहीं पे जाके वापस आके खत्म हो जाए तो वो क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व सिंपल कब कहलाता है? क्लोज कर्व सिंपल उस वक्त कहलाता है जब कर्व का कोई भी पॉइंट एक दूसरे को टच ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, या कट ना करे, तो वो कहलाता है वो क्लोज कर्व सिंपल क्लोज कर्व कहलाता है। तो जैसे सर्कल है, सर्कल का कोई पॉइंट भी एक दूसरे को कट नहीं करता, टच नहीं करता, जाके क्लोज जहां पे हो रहा वहां पे तो कर रहा होगा, लेकिन वैसे देखा जाए कोई पॉइंट एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था, क्रॉस नहीं कर रहा होता। नंबर 8 है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक नंबर है 8, आप उसको फॉर एग्जांपल टिल्टेड इस फॉर्म में फॉर्म कर दें, तो ये भी एक कर्व होता है। हम आगे जाके इसको भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये देख सकते हैं कि क्लोज कर्व जरूर है, लेकिन ये एक पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर आके आपका ये कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड सिंपल, दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज कर्व। तो क्लोज कर्व सिंपल उस वक्त होता है जब कर्व का कोई पार्ट भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, कोई पॉइंट भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो हम उस वक्त उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन इज कनेक्टेड डोमेन। तो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, मैं उसकी दोबारा बात नहीं करूंगा। डोमेन, कनेक्टेड डोमेन जो है सिंपल कब कहलाती है? कनेक्टेड डोमेन सिंपल उस वक्त कहलाती है कि अगर आप उस कनेक्टेड डोमेन के अंदर कोई सिंपल क्लोज कर्व बनाए और वो सिंपल क्लोज कर्व के अंदर जो फर्दर पॉइंट्स है, देखिए थोड़ा बात को गौर से सुनिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। कनेक्टेड डोमेन है आपके पास, इसकी डेफिनेशन क्या होती है मैं पहले बता चुका हूँ, लेक्चर 5 में हम इसको डिस्कस कर चुके, मैं दोबारा इधर वो बात नहीं करूंगा। इसको प्रॉब्लम है, आप लोग लेक्चर 5 वो देख लीजिएगा, उसमें हम डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो गौर से सुनिए, कनेक्टेड डोमेन के अंदर आप एक सिंपल क्लोज कर्व बनाए, सिंपल क्लोज कर्व के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर वो अंदर वाले पॉइंट जो है वो डोमेन के ही पॉइंट्स हो, मतलब ये क्या, इसको दूसरे लोग हम इस तरह से भी कह सकते हैं
कि आपने जो कनेक्टेड डोमेन है उसके अंदर एक क्लोज कर्व बनाया, फॉर एग्जांपल सर्कल बनाया, उस सर्कल को आप श्रिंक करना शुरू करें। श्रिंक करने का मतलब समझते होंगे, रेडियस छोटा करना शुरू करें। श्रिंक करते करते, रेडियस छोटा करते करते आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। वो जो रिजल्ट में एक पॉइंट मिलेगा ना श्रिंक करने के बाद, उस पॉइंट को देखें, वो पॉइंट जो है डोमेन का पार्ट अगर है, देन दिस डोमेन इज सेड टू बी सिंपल कनेक्टेड डोमेन। इसकी डेफिनेशन आपको कनेक्टेड डोमेन की नहीं, पूरी सिंपल कनेक्टेड डोमेन की डेफिनेशन आपको और एग्जांपल्स मैं अभी आगे जाके करूंगा, उसमें और ज्यादा आपको बात क्लियर होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो बहरहाल मैंने इसको अभी डिफाइन किया। मैं इसकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन इधर नहीं लिख रहा हूँ, आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएगी। तो ये आपकी सिंपल कनेक्टेड डोमेन है, जबकि मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी कि आपके पास कोई कनेक्टेड डोमेन है, उस कनेक्टेड डोमेन के अंदर आपने सिंपल क्लोज कर्व बनाया, और सिंपल क्लोज कर्व को अगर आप श्रिंक करना शुरू करें और श्रिंक करते करते एक ऐसे पॉइंट पे अप्रोच कर जाएं जो कि डोमेन का पार्ट ना हो, वो कहलाएगा मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, अभी फिलहाल मैं वर्बली दे रहा हूँ, फिर मैं आगे जाके आपको बकायदा इसको बना के भी दिखाऊंगा, उसमें आपको कि ये होती किस तरह की है। वर्बली ये है कि आपने एन्यूलस पढ़ा था। एन्यूलस क्या होता था? एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते थे, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो बीच का पार्ट होता था ना, वो आप कहते थे कि दैट इज इंक्लूडिंग इन द रीजन, मतलब डोमेन का वो जो पार्ट है जो बीच दोनों सर्कल्स के बीच का, वो डोमेन का पार्ट कहलाता था। तो ये मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन की एक एग्जांपल है। अगर आप ये करो कि दोनों सर्कल्स के बीच में एक सिंपल क्लोज कर्व ले लो, कोई भी सिंपल क्लोज कर्व, अगर आप उस सिंपल क्लोज कर्व में सिंपल क्लोज कर्व को आप श्रिंक करना शुरू करेंगे, तो आपको पता है कि अंदर वाला जो सर्कल है, उस सर्कल को श्रिंक करते करते आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे, और वो पॉइंट जो होगा, वो आपको पता है कि एन्यूलस में जो अंदर वाला सर्कल है, उसके अंदर का जो पार्ट है वो डोमेन का पार्ट नहीं होता। तो आप उस डोमेन के जो डोमेन का पार्ट नहीं है, उसके उधर पहुंच जाओगे, तो वो पॉइंट आपको मिल जाएगा जो कि डोमेन का पार्ट नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है सिंपल कनेक्टेड, सॉरी मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन की। वैसे आपको और ज्यादा बात क्लियर उस वक्त होगी जब मैं आप लोग को इसकी एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, बना के दिखाऊंगा ये होती किस तरह की, तो आपको और बात क्लियर होगी। अभी फिलहाल मैंने सिर्फ इसको वर्बली डेफिनेशन बताई है। ये डेफिनेशन जो मैंने डिस्कस किए हैं, हम जब इसकी एग्जाम्पल कर रहे होंगे ना, तो आप उसमें देख ही लेंगे होती किस तरह से, तो और ज्यादा बात उसमें क्लियर हो जाएगी। तो बहरहाल मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। आज हम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम जो है, आप ये समझ रहे हैं कि आपका काम को इजी कर देता है अगर इसमें कोई सर्टेन कंडीशंस, अगर वो सर्टेन कंडीशंस किसी क्वेश्चन में आपको वो नजर आ रही हो, तो लाइन इंटीग्रल निकालने की जरूरत ही नहीं है। कहते हैं बस उसका आंसर डायरेक्टली 0 लिख दो, अगर उसमें कुछ कंडीशंस है वो अगर उस पर अप्लाई होती हुई नजर आ रही है। वो कंडीशंस क्या है, वो थ्योरम की स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं। ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये कह रहा है कि लेट सपोज कोई एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है, और वो फंक्शन जो एनालिटिक है वो सिंपल कनेक्टेड डोमेन के अंदर एनालिटिक है। हर फंक्शन की कोई अपनी डोमेन होती है। इन्होंने उस डोमेन के बारे में कहा हुआ है कि दैट डोमेन मस्ट बी सिंपल कनेक्टेड डोमेन, मतलब सिंपल, वो डोमेन जो है सिंपल कनेक्टेड होनी चाहिए। क्या होती है सिंपल कनेक्टेड, हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि आपके पास कनेक्टेड डोमेन में ऐसा हो कि अगर मैं कोई सिंपल क्लोज कर्व बनाऊं, तो सिंपल क्लोज कर्व के अंदर के जो पॉइंट्स है ना, वो भी डोमेन के होने चाहिए। आसान लफ्जों में बात यह है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक हो सिंपल कनेक्टेड डोमेन में, और उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो डोमेन के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि कोई भी क्लोज कर्व ले लें डोमेन के अंदर, सिंपल कनेक्टेड डोमेन जो डी के नाम से हमने डिफाइन किया, उसके अंदर कोई भी क्लोज कर्व बना लें, कोई भी क्लोज कर्व, सर्कल बना लें, एलिस बना लें, एनी क्लोज कर्व बना लें, वो क्लोज कर्व के अलोंग आप जब इंटीग्रल निकालेंगे तो ये आंसर 0 देगा। ये कॉशी इंटीग्रल थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब मैं इसमें फर्दर आगे बढ़ता हूँ, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। एक मैथमेटिशियन थे गॉर्सेट, उन्होंने कहा था कि जो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम की स्टेटमेंट है ना, उसमें ये जो बात आप कहते हो एफ प्राइम इज कंटिन्यूअस, उसने कहा कि ये जो चीज है ना, इस कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस ये कहो कि अगर फंक्शन एनालिटिक है सिंपल कनेक्टेड डोमेन के अंदर,
तो ये वाला इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब उसने कौशिक गॉर्सेट थ्योरम कहलाता है वो। गॉर्सेट में इधर अगर वर्ड नाम लिखूं उनका, तो दिस इज कौशिक गॉर्सेट थ्योरम। उसमें सिंपली बस ये होता है कि कौशिक इंटीग्रल थ्योरम जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसमें ये जो एफ प्राइम इस कंटिन्यूस वाली कंडीशन है, इसको रिमूव कर दीजिए, बाकी पूरी स्टेटमेंट सेम है। कि भाई उसने कहा था कि भाई ये कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, तो ये इंटीग्रल फिर 0 होगा जब फंक्शन एनालिटिक हो सिंपल कनेक्टेड डोमेन के अंदर। तो यूजुअली जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होते हैं ना बुक्स वगैरह में, आप देखें तो उसमें कौशिक गॉर्सेट थ्योरम लगा रहे होते हैं क्योंकि उसमें एफ प्राइम इस कंटिन्यूस वाली कंडीशन ही चेक नहीं कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ इन थ्योरम्स की, आपको उसमें उन एग्जांपल्स के अंदर और ज़्यादा बात क्लियर होगी कि ये थ्योरम क्या बोल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मैंने ऊपर डेफिनेशंस बताई हैं, इनके एक्चुअल मीनिंग्स क्या होते हैं, उसमें आपको बात और क्लियर होगी। तो एग्जाम्पल हम करते हैं कुछ। एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम करते हैं इसकी। एक आपको कह रहा है कि एक इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करें, और इसमें कह रहा है कि इसमें सी जो है एक एलिप्स दिया हुआ। अगर मैं इसमें विदाउट अप्लाइंग कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में प्रीवियसली जो हमने लेक्चर 10 में वर्किंग की थी, उस वर्किंग से भी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, नो डाउट ये क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप ये से मैंने कहा है ना कि कभी कभार इंटीग्रेंड इतना डिफिकल्ट हो जाता है या कर्व इतना मुश्किल हो जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो एक आपकी फैसिलिटी है कि अगर वो थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्टली इसका आंसर आप 0 लिख दो। तो पहले मैं एक कर्व समझता हूँ, एक कर्व दिया हुआ क्या है, फिर मैं आपको सिंपल कनेक्टेड वाली जो मैंने बातें आप लोग से इधर की हैं, वो बातें मैं आपको इधर समझाऊंगा कि इधर हो क्या रहा है। ये एलिप्स आप देख सकते हो, ये एलिप्स ऐसा एलिप्स है जिसका सेंटर इज एट 2,5। मैं एक आपको एक रफ सी फिगर बनाऊंगा और ये अज्यूम करूंगा कि यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ एलिप्स। तो इसमें आपसे कह रहा है कि सेंटर इज एट 2,5, ये सर्कल एलिप्स का सेंटर होगा। ये आपका एलिप्स का सेंटर है विच इज 2,5। और इसमें देखा जाए व्हाट इज ए, एलिप्स में जो ए होता है इज योर मेजर एक्सिस विच इज 1, सॉरी 2, एंड बी इज इन दिस केस इज 1। तो ए 2 है, यानी कि दिस डिस्टेंस इज 2। मैंने सेंटर इसका 2,5 पे बनाया, तो ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस विल बी इक्वल्स टू 1। ये आपका माइनर एक्सिस होता है, दिस इज बी। ठीक है जनाब। तो यह और ओरिजिन, ये मतलब ये जो एलिप्स है ओरिजिन को एनक्लोज नहीं कर रहा। ये बात मैंने क्यों बोली, अभी आपको समझ में आएगी कि ये बात मैंने क्यों बोली कि ओरिजिन एनक्लोज नहीं हो रहा। तो ये आपका एलिप्स बन रहा है, मैंने एक रफ सी फिगर बनाई है विदाउट गोइंग टू सो मच डिटेल एलिप्स की। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज आप चेक करते हो, लेकिन हमें सिर्फ ये इंटरेस्ट है ये एलिप्स का सेंटर क्या है और ये वेदर ये एक्सिस को टच करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बहरहाल दोनों एक्सिस टच नहीं होने वाले। ठीक है, ये डिस्टेंस इज 2, ये यहाँ तक डिस्टेंस भी 2 है, सेंटर इसका 2,5 है, तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस भी को भी टच नहीं करेगा, ना ही ये सॉरी ना एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही ये वाई एक्सिस को टच करेगा। तो ये जो इलिप्स है, अगर मैं आपको प्रीवियस पेज पे जो हमने इसके कौशी इंटीग्रल थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी थी, पहले मैं आपको वो दोबारा दिखा दूँ, फिर मैं दोबारा क्वेश्चन पे आता हूँ। मेरे पास ये स्टेटमेंट लिखी है कि फंक्शन मस्ट बी एनालिटिक इन सिंपल कनेक्टेड डोमेन। ये जो डोमेन है, ये फंक्शन जो है इस डोमेन के अंदर एनालिटिक होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ एनालिटिक है कि नहीं। हमारे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन इधर क्या दिया हुआ, फंक्शन इधर हो जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z²। इसने ये कहा एनालिटिक इस डोमेन के अंदर, यानी कि जो कर्व दिया हुआ है इस कर्व के अंदर आपका फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। आप ये देख सकते हो ये फंक्शन एक पॉइंट ऐसा है जहां पे एनालिटिक नहीं है। कौन सा पॉइंट ऐसा है, z इज इक्वल्स टू 0 पे एफ ऑफ जेड जो है एनालिटिक नहीं है।
लेकिन आप अगर दोबारा से इसमें थ्योरम की स्टेटमेंट देखें तो थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि फंक्शन जो एनालिटिक नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए वो उस डोमेन के अंदर होना चाहिए जो कि डोमेन आपको दी गई, यानी कि जो कर्व आपको दिया हुआ है उस कर्व के अंदर फंक्शन को एनालिटिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो ये कह रहा है कि z इज इक्वल टू जीरो पे एनालिटिक नहीं है। व्हाट इज z इज इक्वल टू जीरो? दिस मींस यू आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिन। तो ओरिजिन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और आपको जो कर्व दिया हुआ है हमें कहते हैं कि इस कर्व का एनालिटिक होना चाहिए, बाकी बाहर दुनिया में जो भी होता रहे वो हमें हमारा हेडिक नहीं है। हम ये कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर, यानी कि जो इलिप्स है इस इलिप्स के अंदर जो है ना फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, बाहर कुछ भी होता रहे इसके साथ हमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फंक्शन एनालिटिक z इज इक्वल टू जीरो पे नहीं है, लेकिन z इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पार्ट ऑफ द दिस डोमेन। इस डोमेन का पार्ट ही नहीं है z इज इक्वल टू जीरो, तो ना हो भाई z इज इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि इधर एनालिटिक नहीं है तो नहीं हो। लेकिन हमें पता है कि भाई बट z इज इक्वल टू जीरो इज नॉट इन द डोमेन। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसकी डोमेन में ये है ही नहीं, तो कोई मसला ही नहीं, यानी कि थ्योरम इज एप्लीकेबल। थ्योरम ये कहता है भाई इसके अंदर एनालिटिक होना, इसके अंदर तो एनालिटिक है, इसके बाहर नहीं है, बाहर हमारे कोई दर्जे सरी नहीं है, हमें ये बस ये कहते हैं कि इसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए, तो इसके अंदर एनालिटिक है। तो यानी कि अगर इसके अंदर एनालिटिक है देयरफॉर वी कैन अप्लाई कॉशे गॉर्सेट थ्योरम, वी कैन अप्लाई कॉशे गॉर्सेट थ्योरम, and according to that theorem your integral will be equals to, without evaluating, dz upon z square will be equal to जीरो। मैंने आपसे यही कहा था कि आप देखें कोई वर्किंग हमने नहीं की, वो तो मैंने थोड़ी एक्सप्लेनेशन में टाइम जरूर लगाया, लेकिन आपने देखा है कि कोई वर्किंग हमने नहीं की। विदाउट वर्किंग आपने ये बात प्रूफ कर दी कि यहाँ पे थ्योरम इज एप्लीकेबल, और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जीरो आ गया। वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम मैं यही करता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास कर्व दिया हुआ है इस कर्व को प्लॉट करते हैं कि ये कर्व दिया हुआ क्या है। लेक्चर नंबर 4 में हमने कर्व्स को बनाना सीखा था। आप ये देख सकते हो कि ये कर्व ऐसा है कि जो सर्कल बनाएगा और ऐसा सर्कल बनेगा जिसका सेंटर विल बी एट एक्स एक्सिस पे इसका सेंटर होगा, और सर्कल का रेडियस इज 2, तो रेडियस 2 है, सेंटर भी 2 है, तो ऑब्वियसली ये सर्कल विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका सर्कल बनेगा, और ये जो सर्कल बन रहा है रफ सा सर्कल बनाया है थोड़ा सा वैसे, तो ये ओरिजिन को टच इसलिए कर रहा है बिकॉज दिस हैज रेडियस 2। तो ये वाला पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं, दिस पॉइंट विल बी 4। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ ये रियल लाइन है आपके पास, एंड दिस इज योर इमेजिनरी लाइन। अब मैं ये बात समझना चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ जेड, ये फंक्शन जो है एनालिटिक कहाँ कहाँ पे नहीं है। 5z प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3। देखिए नीचे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे लिखा है तो बेहतर है कि मैं इस चीज को पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको सॉल्व करूं। तो a अपॉन, अगर मैं चलें थोड़ा सा इसको एक काम और करूं, एक स्टेप और इसमें इंक्रीज करूं, आप कुछ बोलो कि ये लिखा हुआ 5z प्लस 7, तो डिनोमिनेटर का अगर आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें तो ये बन जाएगा, और अगर मैं इस पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊं तो ये मेरे पास लिखा है 5z प्लस 7 अपॉन z माइनस 1 और z प्लस 3, और दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन z माइनस 1 हो जाएगा, और b अपॉन z प्लस 3 हो जाएगा। और इफ वी अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन में आपने लगाया और इसमें z को की वैल्यू -3 रखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी, z की वैल्यू -3 रखेंगे तो a की आ जाएगी, और z की वैल्यू 1 पे b की वैल्यू मिल जाएगी। सो आफ्टर पुटिंग z की वैल्यू -3 एंड 1,
we will get value of a 3 and value of b will be equals to 2 z+3। अब देखें ये इससे हुआ क्या कि आपका ये थोड़ी सी बात हमें और क्लियर हुई कि ये दो पॉइंट्स हैं, z की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -3, ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो मेरे पास यानी कि अगर देखा जाए मेरे पास ये जो इंटीग्रल दिया हुआ ये दो पार्ट्स में नजर आ रहा है होता हुआ। एक है 3/z-1, राइट साइड लेफ्ट साइड पे वही चीज है जो क्वेश्चन लिखा हुआ, और प्लस राइट साइड पे प्लस सेकंड टर्म विल बी 2/z+3। ये दो इंटीग्रल बन चुके मेरे पास। मैं ये देखूंगा कि भाई हो सकता है कि दोनों पे कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला लग जाए, हो सकता है एक पे लगे एक पे ना लगे। थोड़ा बात को गौर से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब देखिए मैं इसमें काम ये करता हूँ, z is equals to 1। Let's check z is equals to 1 is lying in this circle or not। Obviously it is lying in the circle। z की वैल्यू 1 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है बिकॉज ये इंफिनिटी हो जाएगा। z इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और z इज इक्वल्स टू 1 जो है लास्ट क्वेश्चन के बरक्स ये z इज इक्वल्स टू 1 इज लाइंग इन द दिस सर्कल। तो ये कहलाता है अभी जो मैंने पीछे डिफाइन किया था मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन क्या होता है? मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन को दोबारा सुनिएगा। मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई कनेक्टेड डोमेन दी गई है, ये सर्कल है, कनेक्टेड डोमेन है, जो बाहर वाला ब्लू कलर से जो बड़ा सर्कल बना हुआ ये कनेक्टेड डोमेन है। मैं इस कनेक्टेड डोमेन को मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन उसको कहूंगा कि अगर मैं इसके अंदर कोई सिंपल क्लोज कर्व बनाऊं और वो सिंपल क्लोज कर्व के अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो डोमेन का पार्ट ना हो, या ये कह लें कि इस सर्कल के अंदर के जो पॉइंट्स हैं इस पे फंक्शन डिफाइन ना हो। तो आप देख सकते हैं कि सर्कल के अंदर जो पॉइंट है z इज इक्वल टू 1 इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये डोमेन का पार्ट भी नहीं है। डोमेन में वो चीजें लिखी जाती हैं जो फंक्शन जहाँ पे डिफाइन होते हैं, जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो एनालिटिक होता है वो उसको डोमेन का पार्ट बनाते हैं। तो z इज इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, देयरफॉर इट इज नॉट, ये जो सर्कल है इस सर्कल का अंदर का जो पार्ट है ये डोमेन का पार्ट नहीं है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। तो ये वाला जो मेरा फर्स्ट इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को मैं कैसे एवल्यूएट करूंगा? मैं उसी तरह से करूंगा जैसे आप पहले काम किया था। आपने जो काम आपने लास्ट लेक्चर नंबर 10 में किया था, जिस तरह से इंटीग्रल वहां पे सॉल्व होता था, बिल्कुल सेम काम इधर भी वैसे ही सॉल्व होगा। मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, अगर z इज इक्वल टू -3, फंक्शन एनालिटिक z इज इक्वल टू -3 पे नहीं है। अगर आप इस वाले इंटीग्रल की बात करें, सेकंड वाले z इज इक्वल टू -3 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब चेक वेदर दिस z इज इक्वल टू -3 इज लाइंग इन दिस सर्कल और नॉट। You can see that z is equals to -3 is not lying in the circle, in this circle। तो ये इस सर्कल का में नहीं लाया करता z is equals to -3। That's why we can say that we can apply Cauchy integral theorem on this second term। इस पे Cauchy integral theorem लग जाएगा। ये सेकंड टर्म डायरेक्टली आप इसको इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूं कि एक इंटीग्रल का साइन यहाँ भी बना दूं और एक इंटीग्रल का साइन यहाँ भी बना दूं और इंटीग्रल का साइन यहाँ भी बना दिया आपने, मतलब दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दिया आपने, तो हम ये बात कर चुके भाई पहला वाला पार्ट पे तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लग रहा, सेकंड पार्ट पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई हो रहा है। और अप्लाई होके इसका आंसर जो है डायरेक्टली मैं इसको कह सकता हूँ दिस विल बी इक्वल्स टू 0। कैसे 0 है? अकॉर्डिंग टू, मैं कॉची इंटीग्रल को शॉर्ट में CI लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा शॉर्ट है। तो अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल थ्योरम इसका आंसर 0 आएगा। तो मसला सिर्फ पहली वाली टर्म का रह गया। पहली वाली टर्म मेरे पास क्या है, मैं इसको थोड़ा सा समझता हूँ। मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी आपको कोई इंटीग्रल सॉल्व करना हो, मेरे पास ये इंटीग्रल आ चुका,
न्यूमरेटर में 3 था, 3/z-1। ये इंटीग्रल आ चुका है 3/z-1 dz। अगर आप लेक्चर 10 को दोबारा देखें तो लेक्चर नंबर 10 में हमने कहा था कि सबसे पहले जो कर्व होता है, इस कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाली जाती है। और वो कर्व क्या है? एक कर्व ऐसा कर्व है जिस एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है 1 के ऊपर लाई करता है और रेडियस इसका आर्बिटरी है। कोई भी रेडियस ले लें, एनी सर्कल, आर्बिटरी रेडियस ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये सर्कल है जिसका सी इज सर्कल, और ये सर्कल ऐसा है। कोई भी जब भी देखें आप मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन बनाते हैं ना, जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, उसके ऊपर एक सर्कल बनाए और सर्कल का रेडियस वही ले लें जो जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। वो पॉइंट क्या है? z इज इक्वल टू 1 पे एनालिटिक नहीं है। रेडियस इसका क्या लें? r ले लें। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन सबसे पहले निकाली जाती है। लेक्चर 10 में हमने कहा था भाई कि जो भी आपको कर्व दिया जाए इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन पहले निकालो। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी आ जाएगी z ऑफ t इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा t। हमें पता है सर्कल की ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, और इसकी जो लिमिट्स हैं पूरे सर्कल पे एवेलुएट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ क्लोज कर्व। तो 0 से 2 पाई इसकी लिमिट्स हो जाएंगी, एंड z डॉट ऑफ t आप निकाल तो डेट विल बी आयोटा r e की पावर आयोटा t। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा 3z-1 dz, और इसमें हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई, और सब चीज़ों की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। अच्छा, एफ ऑफ जेड ऑफ टी भी एक चीज़ निकालते हैं, वो एक चीज़ मैंने मिस कर दी। एफ ऑफ जेड इज 3/z-1। एफ ऑफ जेड ऑफ टी आप मैं निकाल लो, तो जहां जहां पे जेड आ रहा है उसकी जगह पे आप रख देंगे आर ई की पावर आयोटा टी -1। ठीक है, तो ये एफ ऑफ जेड ऑफ टी आ गया। तो 3/r e की पावर आयोटा t -1, एंड z ऑफ t इज z डॉट ऑफ t इज आयोटा r e की पावर आयोटा t एंड dt। ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। दिस इज वेरी सिंपल। सॉरी, एक मिस्टेक मुझसे हो गई। मैंने ये 1 को नहीं देखा। दिस 1 इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इज z इज इक्वल्स टू z0 प्लस r e की पावर आयोटा t। तो z0 इन दिस केस इज 1। तो ये सॉरी मैंने इग्नोर कर दिया था, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो z ऑफ t आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये f ऑफ z ऑफ t में ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, और यू कैन सी डेट r e की पावर आयोटा t और r e की पावर आयोटा t विल बी कैंसिल्ड, और हमारे पास सिर्फ इधर 3 आयोटा बचा है। और अगर मैं इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इंटीग्रल का आंसर जो है t आएगा, और इस पे लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो 2 पाई आ जाएगा। एक 3 पहले से मौजूद है, तो 3 2 6 पाई आयोटा विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास चीज है। सॉरी मैंने इधर मिस्टेक की थी, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल आपकी कंप्लीट हो गई। हमने देखा कि भाई इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा के हमारे पास एक इंटीग्रल पे एक टर्म जो एक इंटीग्रल जो बन गया था उस पर कॉशी इंटीग्रल थ्योरम लग रहा था, एक दूसरी वाली पे नहीं लग रहा था। तो हमने कहा भाई कि कोई बात नहीं, दूसरी पे जिस पे नहीं लग रहा हमने पुराना वाला काम उस पर अप्लाई करके पूरा इंटीग्रल सॉल्व कर लिया। तो इधर कहने का मकसद ये है कि हमारे पास इधर ये हुआ है कि आप आफ्टर अप्लाइंग द पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास एक इंटीग्रल पे लग रहा था, दूसरे पे नहीं लग रहा था। समटाइम ऐसा होता है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हो तो दोनों इंटीग्रल्स के ऊपर कॉशी इंटीग्रल थ्योरम नहीं लग रहा होता। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में बिल्कुल यही काम करें, दोनों इंटीग्रेंट्स को अलग अलग सॉल्व करें। दोनों पे जिस तरह से आपने अभी काम किया है, जिस पे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम नहीं लग रहा था उस पर जिस तरह पूरी वर्किंग करी, वही सेम चीज आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन हो जाएगा पूरा सवाल। मतलब ऐसा हो सकता है, मैं आपको फिगर से अगर समझाऊं तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास एक कोई भी एक डोमेन दी है, एनी डोमेन, आपके पास यहाँ पे भी एक तरीके से होल है, इसको होल भी कहते हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे भी एक होल है। तो ये वो होल से मतलब बाकी जो पार्ट है अगर मैं उसको हाईलाइट कर दूं ये सारा डोमेन का पार्ट है। होल का मतलब है कि ये आपके पास
these all are including that, जो चीज मैंने हाईलाइट की है, जो शेड किया है मैंने जिस पे, these all are the part of the डोमेन, ये डोमेन है, ठीक है, दिस इज योर डोमेन। बट इसके अंदर होल है, मतलब ये समझ लें कि इसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, या ये कह लें कि डोमेन का पार्ट नहीं है, और ये भी डोमेन का पार्ट नहीं है। डोमेन का पार्ट ना होने का मतलब ये कि फंक्शन इधर एनालिटिक नहीं है। जैसे पीछे आपने देखा था जो मैंने एक कर्व बनाया था, दिस कर्व, तो इसमें आपके पास एक ही होल था, ये जो ग्रीन सर्कल बना हुआ ये एक होल है, इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ये फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक नहीं है, यानी कि एक होल है यहाँ। इधर आपके पास ऐसा भी हो सकता है, अभी एक होल है, ऐसा भी हो सकता है कि दो होल हो जाए किसी उसके अंदर, डोमेन के अंदर, और ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन टू होल्स हो। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में आप ये करते हो कि भाई आपके पास एक ये जो बाहर वाला चीज है इसका नाम सी रख दें, और ये वाला जो अंदर वाला है उसका नाम C1 रख दें, एक का नाम C2 रख दें। तो ये जो है सिंपली इक्वल हो जाता है कि C के अलॉन्ग इंटीग्रल आपको चाहिए, दिस विल बी इक्वल्स टू C1 के अलॉन्ग इंटीग्रल प्लस C2 के अलॉन्ग इंटीग्रल। दो कर्व्स है ना, एक C1 कर्व है, दूसरा C2 कर्व है, दोनों कर्व्स के अलॉन्ग इंटीग्रल निकालने हैं। अगर ये दोनों C1 C2 आर मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन बन रहा है, बिकॉज ये जो है, बिकॉज दीज टू जो है यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो वही वाला काम यहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसकी और भी फर्दर एग्जांपल्स हैं जो कि बिल्कुल सेम इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यही काम करें, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, देन पार्शियल फ्रैक्शन लगा के मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन वाला काम कर लें। मैं एक एग्जांपल इसकी आपको और सॉल्व करवाता हूँ। ओके, वन मोर क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, ये कर्व दिया हुआ है सी मॉड जेड इज इक्वल टू 4। तो पहले मैं इसको अगर प्लॉट करूं तो सर्कल का सेंटर is at origin and radius is 4, so this is 4 and this is 4 iota and this is क्या नाम है -4 and this is -4 iota। अब मैं देखता हूँ फंक्शन मेरे पास एनालिटिक क्लियरली नजर आ रहा है, दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, और ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि z इज इक्वल टू आयोटा and z is equals to minus iota, both are lying in this circle। तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मेरे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है 1/z² प्लस 1, तो मैं इसको a/z प्लस आयोटा और b/z माइनस आयोटा कर सकता हूँ। वही काम जो पीछे किया है आप इसमें फर्स्ट टाइम z इज इक्वल टू आयोटा रखेंगे तो a आ जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा तो b आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन है जो आप अपने ए लेवल से इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होते हैं। सो ए और बी की वैल्यूज आप निकालोगे तो -1/2 आयोटा और +1/2 आयोटा आ जाएगी। तो कैसे निकालें आप, हम बात कर ली इस पर। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, z इज इक्वल टू आयोटा एंड z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और क्लियरली ये बात नजर आ रही है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आर लाइंग इन द डोमेन। तो जो फिगर मैंने पीछे बनाई थी वो फिगर यहाँ पे फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। मैंने पीछे आपसे यही कहा था कि आपके पास ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने इधर आपको ये बताया था कि एक डोमेन है, उस डोमेन के अंदर दो होल्स हैं, दोनों होल्स कह रहे हैं, दो होल्स, या ये कह रहे हैं कि दो ऐसे पॉइंट जगह हैं जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, इसको हम डबली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं, ऐसी मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन जिसके अंदर एक होल आता है उसको डबली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं, और जिसके अंदर दो होल्स आते हैं उसको ट्रिपली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं, अप टू सो ऑन। तो इसका एक जनरल नाम इसका मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दो होल्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपली कनेक्टेड डोमेन। तो इसका तरीकेकार मैंने आपको बताया है कि आप पहले ऊपर वाले कर्व के अलॉन्ग बात कर लें, C1 के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर लें, देन C2 के अलॉन्ग इंटीग्रेट करें, देन उसको एड अप कर दें। यानी कि मैंने आपको पीछे लिखा था कि आप इधर ही काम करें, C के अलॉन्ग इंटीग्रल निकालें ना, तो पहले आप C1 के अलॉन्ग इंटीग्रल निकालें, देन C2 के अलॉन्ग इंटीग्रल निकाल लें। तो मैं इसमें बारी बारी बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक करवाऊंगा, दूसरा वाला आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं C1 के अलॉन्ग निकालता हूँ। C1 के अलॉन्ग निकालने का मतलब है कि ये भी C1 आएगा और 1/z²
प्लस वन डी जेड और इज इक्वल्स टू, ये भी C1 आएगा, माइनस वन अपॉन टू आयोटा जेड प्लस वन, जेड प्लस आयोटा सॉरी डी जेड और प्लस वन अपॉन टू आयोटा, चाहे तो इसको बाहर ही लिख दें, इधर भी चाहे बाहर ही लिख देता। तो ये भी अलोंग C1 मैंने पूरा, अभी मैं पूरा ये जो ये दिया हुआ है जो लिखा हुआ है मैं इस पूरे को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, C1 के अलोंग इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा डी जेड ओवर जेड माइनस आयोटा। अब डिसाइड ये करते हैं कि कौन से वाले पार्ट पे कॉशे इंटीग्रल थ्योरम लग रहा है, कौन से वाले दो है ना, दो टर्म्स लिखी है, तो किसी एक पे कॉशे इंटीग्रल लग रहा होगा, एक पे नहीं लग रहा होगा, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जांपल। आप देख सकते हैं कि C1 क्या है, व्हाट इज C1 इन दिस केस। C1 डिफाइन करता हूँ। C1 मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर, व्हाट इज C1, मैं इधर नाम दे देता हूँ, भाई मैंने नाम तो दिया ही नहीं यहाँ पे, सॉरी। ये मेरे पास C1, ऊपर वाले का नाम रख देता हूँ, नीचे वाले का नाम C2। C1 एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है आयोटा पे और रेडियस आप आर्बिटरी लेते हो, कुछ भी ले लो, जो दिल चाहे ले लें, रेडियस उसका आर्बिटरी है। तो आप इधर बताएं कि ये वाला फंक्शन एनालिटिक है, z, ये वाला फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा पे, और आप कर्व क्या ले रहे हो, कर्व ऐसा ले रहे हो जिसका सेंटर आयोटा पे और ये फंक्शन माइनस आयोटा पे एनालिटिक नहीं है। तो ना हो ये, मतलब इस कर्व से तो बाहर ही लाया करता है ना, C1 से तो ये वाला जो फंक्शन है जहां पे एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट तो बाहर ही लाया करता है, C1 से तो बाहर ही लाया करता है। तो यानी कि इस पे कॉशे इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ये जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉशे इंटीग्रल थ्योरम। बचा ये चीज, तो इसका इंटीग्रल कैसे आप निकालोगे, बिल्कुल वही काम कीजिएगा। मैं ये चीज आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसमें सिंपली ये करें कि इसको आप लिख दें z ऑफ t, यहाँ से z ऑफ t आप निकाल सकते हो। z ऑफ t क्या हो जाएगा, इसका सेंटर आयोटा है, रेडियस इस r e की पावर आयोटा t और लिमिट्स विल बी 0 से लेके 2 पाई। और बिल्कुल वही काम जो आपने लेक्चर 10 में भी सीखा था और प्रीवियस एग्जाम्पल में भी किया, बिल्कुल वही काम आप इस वाले सेकंड जो इंटीग्रल है, सेकंड टर्म जो है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड इंटीग्रल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। मैंने ये पूरा काम C1 के अलोंग बताया, ये भी वैसे मैंने थोड़ी सी चीज आपके लिए छोड़ दी। बिल्कुल सेम इसी तरह से C2 के अलोंग भी आप करेंगे। C2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा, मैं इधर बता रहा हूँ, C2 कर्व जो है वो हो जाएगा मॉड ऑफ जेड, ये वाला कर्व है और इसका सेंटर इज माइनस आयोटा, दैट्स वाई ये C2 जो है मॉड ऑफ जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू आर। ये आप अलग से निकालेंगे, अलोंग C2 आप जब करेंगे तो ये आपके पास चीज होगी और इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन बनेगी। और फिर देखिएगा कि कौन से वाला इंटीग्रल जो है उस पर कॉशे इंटीग्रल लग रहा होगा थ्योरम और एक इंटीग्रल पे नहीं लग रहा होगा। तो जिस पे नहीं लग रहा है उस पे वर्किंग करें, जिस पे कॉशे इंटीग्रल थ्योरम लग रहा है उसका आंसर डायरेक्टली 0 लिख दें। तो ये था हमारा आज के लेक्चर जिसमें हमने कॉशे इंटीग्रल थ्योरम को डिस्कस किया। होपफुली आपको ये लेक्चर आसान लगा होगा, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी पुरानी चीजें आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, पुराने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। मेरा एडवाइस लेक्चर के शुरू में भी यही थी कि पुरानी चीजें, जैसे इसमें लेक्चर नंबर 4 था रीजन्स कैसे बनाते हैं, लेक्चर 5 में कनेक्टेड डोमेन का कॉन्सेप्ट था, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और लेक्चर नंबर 10 जो है, लेक्चर नंबर 10 में जो हमने इंटीग्रल सॉल्व करना, लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना सीखे थे, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और ये हमारा लेक्चर था फिलहाल आज के लिए, इतना ही है। थैंक यू।